अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। नाजरीन, सबसे पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ हम इस अच्छी खबर के साथ करेंगे कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। बांग्लादेश के साथ हमारा आज फाइनल था। बांग्लादेश ने 7 खिलाड़ियों के आउट होने पर 139 रन्स का टारगेट हमें दिया था। हमने वो 11वें ओवर में कंप्लीट कर लिया। तो आज जो एटलीस्ट हम जो पाकिस्तान की नेशनल टीम को जिस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ये ब्लाइंड क्रिकेटर्स का भी उतना ही हक है। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम इन्हीं से, इनके कप्तान को मुबारकबाद से, इन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद से। अब आई गेस कि इनको भी अच्छा तगड़ा इनाम मिले जैसे कि हमारी पाकिस्तान की नेशनल टीम को मिलता है, बिकॉज दे डिजर्व इट। अच्छा, ये तो कप्तान की एक बात हो गई। दूसरे कप्तान जो हमारे जेल में मौजूद हैं, उनसे आज उनकी बहन अलीमा खानम जाके मिली हैं और जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी अलार्मिंग थी। कल बैरिस्टर गौहर ने तो बड़ी मीठी मीठी बातें की, जैसे खान साहब अंदर बड़े सुकून से पुरसुकून बैठे। उन्होंने कहा सेहत के हवाले से कोई मसला नहीं है, अडयाला जेल की मुंतकली के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर नहीं है तो ये सब झूठ है। लेकिन आज जब उनकी बहन मिली है तो फिर उन्होंने बाहर आकर जो गुफ्तगू की और बताया है, उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बाकी है, एक आखिरी पत्ता बाकी है, वो भी मैंने इस्तेमाल नहीं करना है। और क्या गुफ्तगू हुई है, पहले जरा हम आपको वो सुनाते हैं। ये बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, सहाफ़ियों से सवाल कर रहे थे। और फिर जब शोहदा की बात हुई कि आप उनके क्यों नहीं कुरान ख्वानी में गए, तो उन्होंने कहा मैं बहुत मसरूफ़ था। ठीक है जी, आपकी पार्टी के लोग अगर शहीद हो रहे हैं, आपकी कॉल पर, आपके कहने पर वो लोग जा रहे हैं और उसके बाद आप मसरूफियात का बहाना बना लेते हैं, तो शायद नेक्स्ट टाइम वर्कर्स भी कहेंगे कि हम मसरूफ़ हैं, हम नहीं चल सकते हैं। राहत साहब और इसार राना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। राहत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। बैरिस्टर गौहर साहब की जो गुफ्तगू, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, दूसरा जो आज इमरान खान की बहन उनसे जाकर मिली हैं, आई थिंक अब रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स के डी चौक में क्या कुछ हुआ आज उनको पता चल गए होंगे। देखिए जी, बैरिस्टर गौहर साहब वाकई बहुत मसरूफ़ हैं। वो कहते हैं मेरी आनिया जानियाँ देखें, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। अब कारकुनों को तो इससे कोई लेना देना नहीं कि आप घंटा पहले कहाँ होते हैं, दूसरे घंटे कहाँ होते हैं, फलाने को मिलना था उसको नहीं मिले। सवाल ये है, लोग तो आपसे सवाल कर रहे हैं, मीडिया आपसे सवाल कर रहा है, वर्कर आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप लोगों ने अभी तक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, अभी तक आपने कोई कोऑर्डिनेशन आपस में कोई नज़र नहीं आ रही, अभी तक हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोग डर के मारे नहीं जा रहे कि जी वहाँ से उठा लिए जाएंगे, आप लोग जो मेडिकल लीगल हैं वो नहीं वहाँ से ले पा रहे। आप एक वकला की टीम बना के एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जिस तरह होनी चाहिए, जितना बड़ा ये सान्या हुआ, उसके बाद वो कोई शक्ल आप इख्तियार नहीं कर सके। आप चेयरमैन हैं पार्टी के और आप कहते हैं मेरी आनिया जानियाँ देखें, मैं बिजी बहुत ज़्यादा हूँ। देखिए, ये सवाल तो बनता है, सवाल तो होगा, फिर फैसल वाडा भी सवाल करेगा, फिर मीडिया भी सवाल करेगा, फिर हम भी सवाल करेंगे कि गौहर अली खान साहब इतना बड़ा ओहदा लेके आपने ये कार्रवाई डालनी थी। चलो, आप एहतजाज के फ्रंट के ऊपर तो नहीं जाते, आप चूँकि मम्मी डैडी एक आपका स्टाइल है, पढ़े लिखे हैं, आप वकील हैं, आप वहाँ पे बड़ी वो बदबू वाली होती है ना गैस, तो टीयर गैस, तो वहाँ पे तो ये नहीं जा सकते। लेकिन खुदा के लिए इस हादसे के बाद जो वर्कर्स के लिए करना होता है वो तो आपने करना है भाई। अब यहाँ पे सिचुएशन देखें, गौहर अली खान साहब कहते हैं कि 12 लोग हमारे हलाक हो गए, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं 278 हो गए, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं 12 हो गए, भाईजान शेर अफजल मरवत साहब अपने नंबर दे रहे हैं। यानी उस पर भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो खुदा के बंदो, आपके वर्कर हैं, आपकी पार्टी है, आपके लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे जाने दी हैं, जो वहाँ पे हर गर्म सर्द मौसम के अंदर आपके लिए मरते हैं। तो आप उनके अगर नहीं बन सके तो आप किसी और के क्या बनेंगे। और सच्ची बात यह है कि जिस तरह गौहर अली खान साहब बिजी है ना, इसी तरह बानी पीटीआई भी बिजी होते हैं। कहाँ? वो भी जब उनका कोई साथी भी अगर दुनिया से गया है ना, अल्लाह के फजल से उनके जनाजे में भी नहीं जाते। पूरी ज़िंदगी का एक रिकॉर्ड है उनका। वो नहीं, वो लग के जनाजे पे नहीं गए थे, और वो अफसोस भी करना होता है तो वो बुलवा के करते हैं कि जी आए मेरे पास, मैंने अफसोस करना है। तो वो एक मेरा ख्याल उसको उनको काफ़ी किया तो सिक्योरिटी रीजंस होती हैं। पार्टी देखें बिल्कुल तितर बितर हुई है, एक कन्फ्यूजन है और लीडरशिप क्राइसिस है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ। और पार्टी को आज शायद रियलाइज हो रहा है कि वो गलत ट्रैक के ऊपर जा रहे थे, किसी और की पिच के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे थे जिसमें गाटा ही गाटा था, और ये गाटा इनको पड़ा। और अलीमा खान ने आज इन सबको एक्सपोज कर दिया। इसका मतलब है पार्टी के वकला, पार्टी के लीडर्स, सारे के सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।
फैसल चोई साहब आते हैं, वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं। ये साहब अंदर जेल में जाते हैं, अपनी राम कहानी सुनाते हैं। और ना शाहमूद कुरैशी के पास कोई जाता है, ना महमूद रशीद के पास कोई जाता है, ना जहाज चौधरी को पूछता है, ना उमर चीमे को कोई पूछता है। जाते हैं तो सिर्फ वहां पे चूंकि मीडिया खड़ा होता है अडयाला जेल के बाहर, और वहां पे मसूफ जाते हैं, कार्रवाई डालते हैं, शक्ल दिखाते हैं, और शक्ल दिखाओ प्रोग्राम के बाद गायब हो जाते हैं। इस तरह चलेगी पार्टी? इस तरह होंगे एहतजाज? और क्या वर्कर आपको दोबारा लिफ्ट कराएंगे? मेरा ख्याल है जो आपने बात कही है वो वर्कर भी कहेंगे हम बहुत मसरूफ हैं। अच्छा राना साहब, वैसे राना साहब को मुबारक हो, क्योंकि राना साहब की कल की खबर यही थी ना कि जब उनकी बहन जाएंगी तो फिर होगा, ये बैरिस्टर गौहर की मुलाकात ऐसी कुछ भी नहीं है। तो आज तो फिर जब उनकी बहन गई हैं, फिर क्या क्या जुमले उन्होंने अंदर से, लास्ट कार्ड, और ये आप ना मुझे सीरियस नहीं लेती है। नहीं, आपको जो बात है ना अंदर की, सेठी साहब का तो मुन्ने के पास पता नहीं कोई चिड़ी है कि नहीं है। मैंने इतने खोते बांधे हुए जो मुझे खुद हर चीज बता देते आके। अच्छा, ठीक है ना? गोली मारने वालों को माफी नहीं मिलनी। हाँ, अब सुने ना, खोते ना कहो, आज चेंज करो जो कि ताड़े पीटीआई दे सोर्सेस ने, तो खोते ना कहो प्लीज, चेंज कर दे। नहीं, अच्छा मैं डर गया शायद, जानवर चेंज करो। अच्छा मैं डर गया शायद, डर गया मैं शायद, तू कहने लगा कि गलत है, मैं भी दसना तुझे ठीक कर, आप अपने सोर्सेस की बात अच्छा वो बात ये देखें, कल भी मैंने आपसे कहा था, एक सिंपल फार्मूला है कि खान साहब से किसी कोई बंदा बिला रोको टोक अगर जाके मिल रहा है और कुछ लोग नहीं मिल रहे, तो ये बात तय है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो, उन्हें पता है कि हमने किसको मिलवाना है और किसको नहीं मिलवाना। The chosen ones. chosen one. कल जो कुछ गौहर साहब ने बाहर आके कहा, मैं समझता हूं कि वो तो इंतहाई डैमेजिंग था। कि खान साहब को मैंने कहा कि तलाकते, तो उन्होंने कहा कोई कुरान खानी कराए। खान साहब आज कह रहे हैं कि मुझे तो ये बताया ही नहीं है, बताया ही नहीं, किसी ने पता ही नहीं था मुझे, मेरी बहनों ने आके मुझे बताया। इसका मतलब है कि गौहर साहब 12 के झूठ बोल रहे थे। और खान साहब से इसका एक बात क्लियर हो गई ना कि ये लोग अंदर जाके असल सूरत हाल नहीं बताते होते, असल मामला खान साहब को हवा नहीं लगने देते। तो फिर ये किसकी गेम खेल रहे हैं? किसकी गेम खेल रहे हैं ये? किसकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रही है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि ये सारे जो है ना, ये किसी दौर में, आपके दौर में तो नहीं था, इसको शायद याद हो, हम कठपुतलियों का खेल देखा करते थे। अच्छा। ठीक है, तो वो चारपाई के आगे कठपुतलियां लटका के पीछे लोग बैठे होते थे जिनके हाथ में धागे बंधे होते थे और वो उन्हें हिलाते थे। तो ये वो सारे कठपुतलियां हैं, ठीक है ना। ये पाटे खान है और ये बीरबल हैं, ये वो हैं जो नाच रहे हैं किसी और की उंगलियों के ऊपर। वो असल खेल जब भी निकलती है, तो जब बहन आगे बताती है, मैं आपको कितने अरसे से कह रहा हूं कि इस सारे उसमें अगर मुझे किसी पे ट्रस्ट है, मुझे वो बुशा बीबी पे भी ट्रस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अलीमा के ऊपर ट्रस्ट है। वो एक बहन है और बहन कभी अपने भाई को मुश्किल हालात के अंदर तन्हा नहीं छोड़ती। ये आज 2-3 चीजें सुने गौहर साहब का। एक तो आज खान साहब का एक जुमला सुने कि मुझे लगता है गौहर साहब को या तो चीजों की समझ नहीं है या अंदाजा नहीं है। वो गाना सुना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ठीक है ना, बात वही है कि ये कैसे हो सकता है कि एक चेयरमैन को यही ना पता हो कि मैंने क्या बात की, क्या समझ है और क्या अंदाजा है। खान साहब को भी यहां पे चाहिए कि खान साहब कंप्रोमाइज से बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद इन लोगों से जान छुड़ाएं। ये सारे एक्सपायरी डेट वाले लीडर हैं, इनको तो गड़ा खोद के ना, ये जो मौजूदा पीटीआई की क्यादत है, इस गड़ा खोद के उसमें डाल के और वो उसको ऊपर से बंद करके ना, उत्ते कोई वड्डा जा कंटेनर रख देना चाहिए था जेड़ा कदे भी ना हिले। इन लोगों ने तो पीटीआई का बेड़ा कर रखा है। मतलब वो बंदे जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। अदरवाइज मुझे बताएं कि सब पे पर्चे होते हैं, बैरिस्टर गौहर पे क्यों नहीं होता? पार्टी चेयरमैन है वो, इत्तेजाज में थे ही नहीं। और जेड़ा असल चेयरमैन है वो देते 40 नवे हो गए ने, 40 पर्चे नए हो गए इमरान खान के ऊपर, जेल के अंदर, ठीक है ना। और वो देखे, लेकिन एक बात है, आप मान ले, वो इतना माइंड गेम का एक्सपर्ट है, वो ऐसा एक शोशा छोड़ देता है, ठीक है ना। अब उन्हें कहा मेरे पास एक कार्ड है, लो उनका कार्ड लब दे, फिर रात को 5 दफा तलाशी हो जानी है क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं। कहना कार्ड की तो खबरें कोई, मतलब कोई वो कार्ड है कि कहना है मोबाइल का कोई कार्ड है जो वो लोड होना है,
ठीक है ना, वो कार्ड ही लब दे फिर इनके। चलो बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल कार्ड कौन सा है ये मैं आऊंगी राहत साहब आपकी तरफ में भी। आप अलीमा बाजी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना उसको मिस कर गए हैं। ये जो फैसल वावदा कह रही थी उनकी जान को खतरा है, और वो खुद भी बता रही थी कि कोई कह रहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है या कुछ इस तरह की बातें। उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, फिट फाट है। अलबत्ता ये उन्होंने कहा है कि 50 घंटे राहत साहब 50 घंटे उनको कैद में, मतलब जो जेल के अंदर एक सब जेल दी हुई है उन्होंने, उसमें रखा गया है। टीवी अखबार की सहूलत तक वापस ले लिया कि इनको रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स पता ना चले। ये कुछ हो रहा है जेल के अंदर। कासिम सूरी साहब बैठे हैं अमेरिका में और वहां से वो कह रहे हैं कि इमरान खान पागल हो गए हैं और उनको कोई ऐसी चीज दे दी गई है। और फैसल लोडा ने उस पर बेसिकली बात की है कि यहाँ के लोगों को तो पता नहीं चला, अमेरिका में उनको ज़ाहिर है सूरी साहब को किसी ने बता दिया होगा और उनके पास को बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी। फैसल लोडा साहब भी बहुत ज़्यादा पेशिनगोइयाँ पहले भी कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, और अब तो वो मैदान के अंदर आ गए हैं कि जी बानी पीटीआई को कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा। और मैं उनको मरने नहीं दूंगा, और ये बार बार वो बात कर रहे हैं, उनको बचाऊंगा। बड़ी तकलीफ दे भी है, मरने मारने की बातें तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि मैं उनको मरने नहीं दूंगा। कुछ लोग मारना चाहते हैं, मैं मरने नहीं दूंगा, मैं बचाऊंगा। हालांकि वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं वो बचाऊंगा। बाकी राणा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कम से कम सारे लोगों को एक लाइन पे उन्होंने रख लिया है कि ये सारे ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जब हम चीख के कह रहे थे कि इन चले हुए कारतूसों के साथ आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराने के लिए जा रहे हैं, आप इनकलाब लाने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ धरने देने के लिए जा रहे हैं, रियासत को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, और ये चले हुए कारतूसों के साथ कुछ नहीं होगा, वर्करों को मरवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये चीख के पहले दिन से मैं प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि देखिए अपनी ताकत को ज़ाया करना, वर्करों को मरवाना, उन बेचारों को अंदर करवाना, उनके सर खुलवाना और उनकी तबाही और बर्बादी करना को अक्लमंदी नहीं होती। लीडर का काम दीवार के साथ टकरा के सर फोड़ना मकसद नहीं होता, रास्ता निकालना मकसद होता है। तो ऐसी अगर टीम के साथ बानी पीटीआई ये इनकलाब अगर लाने चले थे तो फिर बानी पीटीआई के बारे में वाकई कासिम सूरी साहब सही कह रहे हैं, फिर उनका मुआयना करवाना चाहिए। तो ये कि कार्ड कौन सा उनके पास? देखिए पार्टी के लोग और टीम सिलेक्ट उन्होंने की है। हाँ। अगर उनकी सिलेक्शन इतनी बुरी है जैसी कि नजर आ रही है कि बुशरा बीबी वहां पे एक काफले को लीड कर रही है, वो भी कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, गौहर अली खान साहब चेयरमैन है, वो भी कॉम्प्रोमाइज है। भाई जो वर्कर कॉम्प्रोमाइज नहीं है उनको ही ओहदे दे दो, जो बेचारे जान दे रहे हैं, मर रहे हैं, उनको सिलेक्ट करके अच्छे वर्करों को आगे ले आओ ताकि वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए जैसे ही पोजीशन में आए। मेरा ख्याल है कि कॉम्प्रोमाइज कौन होता है? हाँ। जिसका बैगेज होता है, जिसके बड़े बड़े प्लाजे होते हैं, जिसकी जमीनें होती हैं, जिसके 2 नंबर धंधे होते हैं। जो वर्कर जिस बेचारे के पास कोई लूज करने के लिए कुछ नहीं होता, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। देखें आम वर्कर हैं उन बेचारों के जिसके पास कोई इस तरह की जायदाद नहीं, दौलत नहीं, वो कुर्बानियां देते हैं, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज होते। जहां तक कार्ड की बात है, कौन सा कार्ड है भाई? तो मेरा ख्याल है कि कोई कुछ साहब गए होंगे मुलाकात के लिए, तो उन्होंने कार्ड दिया तो उन्होंने जेब में रख लिया। कोई विजिटिंग कार्ड है उनके पास और मुझे कोई कार्ड शार्ड नहीं लग रहा। हाँ। क्योंकि देखिए वर्करों को मोटिवेट करने के लिए ना आपने कोई नया झांसा देना होता है, और वो नया झांसा दे रहे हैं। और अभी फिर मैं कहूंगा कि बानी पीटीआई डी ट्रैक है, गलत तरफ जा रहे हैं। वो जितने मर्जी कहें मेरे पास ट्रंप कार्ड है, मेरे पास फलाने कार्ड है। आपको याद होगा जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी और कासिम सूरी ने कहा था, उस वक्त भी कहते थे एक कार्ड मेरे पास और है, वो मैं कल चलाऊंगा, एक कार्ड और है। वो सारे कार्ड मिलिया मेट हो गए। भाई आप रियासत के साथ जिस तरह टकरा रहे हैं, जिस तरह कार्ड आप चला रहे हैं, इस तरह नहीं चलते। पाकिस्तान की तारीख ये है, 77 से लेके 47 से लेके आज तक कितनी तहरीकें कामयाब हुई हैं, कितनी नाकाम हुई हैं, कितने लोग हलाक हुए, कितने मरे, क्या हुआ, ये थोड़ी सी आप सियासी तारीख पढ़ लें पता चल। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों को पाकिस्तान की तारीख के बारे में 2-4 किताबें उनको दे देनी चाहिए। 71 तो बहुत दूर नहीं है, भुट्टो साहब का सारा मामला क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, 2-4 किताबें उनको दे के आनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि जो लोग स्टैब्लिशमेंट के साथ इस तरह रियासत के साथ टकराए उनका अंजाम हुआ क्या है और एंड नतीजा क्या निकला। एंड नतीजा क्या निकला है? फांसी तक बात चलेगी इतने बड़े लीडर्स की। वैसे राणा साहब आप जो बात कर रहे हैं कि तलाशी ना होना शुरू कर दे, लेकिन उनकी बहन ने जो बात की है
अब एज अ पीटीआई सपोर्टर वो पूछते नहीं होंगे कि ऐसा कौन सा कार्ड है जेल में बैठे हुए, अगर उनके पास इतना ही लास्ट कार्ड है तो ये 2 साल से जेल में क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मेरी सुने, मंडेला साहब जो थे 10 साल जेल में रहे थे, तो क्या हम समझे कि वो एक नाकाम सियासतदान थे? ठीक है, बात ये है कि ये जो एक कासिम सूरी साहब का नया, मैंने नहीं वो बयान पर देखा कहीं पे भी, जो जुल्फकार राहत कोट कर रहा है, और जुल्फकार राहत ने तो ये भी कह दिया कि लगता है कि उनकी बात ठीक है। तो वो एक जो पागल है जेल में बैठा हुआ, उसने पूरे निज़ाम को पागल कर दिया। वो जब चाहता है इस निज़ाम को पागल कर देता है, जब चाहता है ये पागलों की तरह पूरे मुल्क को कंटेनरों से बंद कर देते हैं। वो जब चाहता है ये लोग बौखला के 50-50, 60-60 हजार की गोलियां खरीद के गने लेके खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले। ठीक है, वो जब चाहता है इस पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट ये बंद कर देते हैं। वो जब चाहता है इंटरनेशनली पीटीआई और पूरे दुनिया में पीटीआई हो जाती है। वो जब चाहता है ये जो शहबाज शरीफ और ये सारे इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। और भाई, एक हमें दीवाना कहना कोई नया इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज तो यह है कि ये देखना पड़ता है कि कौन जो है डट के खड़ा हुआ है। और जी बताइए, ये जो वावडा के अचानक आई है ना कि मैं बकौल जुल्फकार राहत के इमरान खान को मरने नहीं दूंगा, वो मुगल आजम के अंदर वो जो होता है शहजादा सलीम का अब्बू को क्या कहते हैं, शहजादा सलीम का अब्बू, ठीक है ना, जो भी सी वो अब्बू थे, कासिम के अब्बा तो नहीं, ठीक है। वो कहते नारकली शहजादा सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ठीक है, हुन मैनू नहीं पता शहजादा सलीम है या वो दीवार है जिदे तो डरा रहे हैं कि जो उनसे ना टकराए। ठीक है ना, और ये हमेशा डराता है जी उनसे टकराए, यूं हो जाता है, यूं हो जाता है। यार बात ये कि हमने किसी बनने लगना है कि नहीं लगना, किसी जगह बैठने उठने के लिए वो क्यों नहीं बैठते मीडिया, मतलब टेबल टॉक की तरफ वो नहीं आते, यही तो बात। अच्छा, इमरान खान नहीं आ रहा? यस, वेरी गुड यार, ये आपने मुझे एक नई मालूमात दे दी, कसम से मैं हैरान हो गया हूं। आपने मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि वो नहीं। भाई बात ये सुन लेना, ये तय करें कि भाई मुज़ाकरात फ्रूटफुल कहां होते हैं, किसके साथ हो सकते हैं, उसी के साथ बैठेंगे ना आप। अच्छा। और आपको क्या पता कि कहीं बातचीत फिर भी चल रही हो आपको क्या पता कि कोई ना कोई मैसेंजर ही होता होगा साहब जो हैं वो जो इतना वो हो रहे हैं, शायद हो सकता है एक नया घोड़ा तैयार हो रहा हो। अच्छा। बीच में क्या नाम है पैगाम रसानी के लिए ये सारे जो हैं ये तो नैले साबित हो गए ना। हाँ। ये तो सारे नैले साबित हो गए। अब आपको कुछ नए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो वो जब चाहे आप बना लें। और ये जो कार्ड वाली बात है ना, एक बात तो लास्ट कार्ड नहीं है, अल्लाह ना करे उसको भी अल्लाह जिंदगी रखे, वो क्यों लास्ट कार्ड में करा। ठीक है ना, उसको कौन सा उसके बाद हमने डस्टबिन में फेंक देना है। वैसे तो आप एक बात याद रखें, ताश के ना खेलने के 52 पत्ते होते हैं, 4 जोकर होते हैं। ठीक है ना, और ये जोकर जब ताश में एक पत्ता कम होता है तो शामिल हो जाते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा जोकर ताश का, लेकिन मैं एक वैसे बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें कभी कभी समझने वाले समझ गए, जो खेलने वाला है ना, वो क्या करता है, ताश को ऐसे करता है, तो क्योंकि उसके हाथ में ताश होती है, तो जब वो ऐसे करता है तो कभी जोकर ऊपर आ जाता है, कभी मलका ऊपर आ जाती है, कभी कोई बादशाह आ जाता है, और कभी वो जिस चाहे बादशाह को बीच में ताश से निकाल के फेंक देता है। लेकिन ये ताश के गेम में और मुमलिकत चलाने में फर्क होना चाहिए। आपको ताश के तो बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमें नहीं पता आपने क्या क्या बताया, किस तरह ऊपर आते हैं, क्या आते हैं, लेकिन सियासत इससे बहुत हटके है। अब वो जो कह रहे हैं कि सारे पत्ते, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि सीने के साथ लगा के रखते हैं, तो आए थे जब यहाँ पर तो उन्होंने सारे कार्ड सीने के साथ लगा के रखे हुए थे, लेकिन वजीर आजम फिर भी नहीं बने। तो अब ये जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि स्टिल दे हैव द लास्ट कार्ड, लेट्स सी कि वो सिर्फ बात ही है या रियलिटी में भी वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि 2 सालों में उन्होंने कोई कार्ड तो शो नहीं किया अभी तक। मुझे जाना है ब्रेक पर, उसके बाद वजीर आला पंजाब क्या कुछ कह रही हैं, आपको ब्रेक के बाद बताते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये जितनी हलचल मच रही थी और जितना प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वजीर आला पंजाब को हम मिस कर रहे थे कि मरियम नवाज का कोई बयान उस पर आ नहीं रहा। तो आज एक पंजाब की सफाई सुथराई के हवाले से जब खिताब कर रही थी तो उसमें पंजाब की बातें तो बड़ी कम हुई। उसमें कुछ उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफें की कि 4 साल के बाद उनकी हुकूमत के मुझे पंजाब मिला है, तो सड़कें टूटी हुई थी, मेट्रो टूटा हुआ था, अस्पताल में अद्वियात नहीं थी, वो बंद हो चुकी थी, और अब मैं सब कुछ चेंज कर रही हूँ, वापस सब कुछ कर रही हूँ। उन्होंने ये
ये सब तो कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो जेल में बैठा हुआ शख्स है अब उससे जेल काटी नहीं जा रही है, इसी वजह से तो हर थोड़ी देर के बाद शहर बंद कर दो, ये बंद कर दो, जलाओ गिराओ। जरा उनकी ज़बानी सुन लेते हैं हम भी। ये सुथरा पंजाब की तकरीब थी जिससे वो खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा इनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, इनका बस चले तो खून की नदियां बहा दें। राहत साहब, मरियम नवाज तो आज बड़े गुस्से में नजर आ रही हैं। वैसे उन्होंने कंटेनर जिस तरह से लगाए थे इसकी भी क्रेडिट और दाद उन्हीं को जाती है। इतने उन्होंने कंटेरिस्तान जो बना छोड़ा था पंजाब को, दाखिली खारजी रास्तों को, कि इस्लामाबाद तक लोग ना पहुंचे, तो इसका भी थोड़ा जिक्र कर लेती। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसके बाद अब पीटीआई का अगला जो मोर्चा है वो पंजाब है, और पंजाब को 5 दिन के लिए बंद करने का भैया जाम का एक प्लान बना है। ओके। और वो खुफिया प्लान गवर्नमेंट के जाहिर नोटिस में आया, और उसके बाद ये जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और उसकी एक वजह तो ये है। अच्छा। दूसरी ये है कि देखें, मरियम बीबी जिस तरह आज एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रही है, ये एक सुथराई का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह वो हर रोज बोलती है और दिन में 2-2, 3-3 दफा बोलती है। वो क्या बोलती है इस पे तो जाहिर है उसके जो तर्जुमान है उनको बात करनी चाहिए, कितना अच्छा बोलती है नहीं बोलती, ये उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोग रखे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो रोजाना की बुनियाद पे 2-2, 3-3, 4-4 इफ्तिताह कर रही है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि जो चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर पहले 6 महीने साल के अंदर संगे बुनियाद नहीं रखता, उसको फीता काटना इफ्तिताह का नसीब नहीं होता। अब वो तो काम कर रही है ग्रेजुअली, एक या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरह दर्जनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका वो संगे बुनियाद रख चुकी है। दूसरी तरफ जनाब अली मीन गंडापुर साहब है, वो भी कहते हैं मेरी आनियां जानियां देखो, मेरी बढ़क देखो, मेरी मुछां देखो, मेरे बाल देखो, और मैं इस्लामाबाद चला गया और आ गया और 12 इजला क्रॉस करके फिर पहुंच गया और फिर आ गया और फिर पहुंच गया। कहा है कि सूबे के हालात तो गलत पॉलिसीज की वजह से। अब सिचुएशन ये है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पे भी फोकस नहीं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ा ही अच्छा लगे वो रोज बात करें, मरियम के खिलाफ रोजाना बात करें, नूली के खिलाफ रोजाना रगड़ा दें, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर खड़े होकर करें ना, तो कितना अच्छा हो। तो आज भी मरियम ने एक प्रोजेक्ट का, जाहिर है एक बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे पंजाब के अंदर, वो मोहल्लों के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, बड़े सिटीज के अंदर भी, देहातों के अंदर भी शुरू हुआ है, और जो बिलियंस का प्रोजेक्ट है कि वो वहां पे जदीद मशीनरी के जरिए सफाई होगी। लेकिन देखना यह है कि जो जिस अंदाज में पंजाब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, ये हेल्दी कंपटीशन ये होना चाहिए कि लोगों की गुर्बत को खत्म कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स को रेस लगानी है, उसके ऊपर आप एक दूसरे से लड़ाई करें, उसके ऊपर मुकाबला करें, उस पर एक दूसरे से आगे निकलें। लेकिन यहाँ बैशिंग हो रही है, नॉन इश्यूज को इशू बना के लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है, मीडिया का मिसयूज हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह अभी बात हो रही थी ना कि बानी पीटीआई ने कहा कि जी मेरे पास एक और कार्ड है, और ट्रंप कार्ड भी आपने कह दिया, ट्रंप कार्ड तो खैर वो खत्म हो गया, उन्होंने लास्ट ट्रंप साहब तो बिल्कुल रिलैक्स हैं, वो तो बात भी नहीं कर रहे। नहीं, वो लेकिन जो भी कार्ड है, ट्रंप कार्ड है या विजिटिंग कार्ड है या जो भी है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनको अपने रवैये के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। राइट। पाकिस्तान के अंदर 77 सालों में जो मॉडल चला है वो ऐसे ही चला है, 2008 में, 2013 में, ये तो 4, 5, 6 बार तो हमारी टिप्स के ऊपर है ना जी, 18 के अंदर, फिर अभी 26 के अंदर, जिस तरह हुकूमतें बनती हैं, जिस तरह मैंडेट मिलता है। 2018 के अंदर पंजाब के अंदर नून लीग के पास एक सरियत थी, लेकिन एक मैसेज मिला कि आपकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो गवर्नमेंट नहीं बनी, पीटीआई ने बनाई। होता यह है कि उसमें वो सियाने लोग हैं, वो इंतजार करते हैं, उनको कहा जाता है भाईजान इंतजार करो 2 साल, ताड़ी वारी नहीं, अभी वो नहीं, सब्र से इंतजार कर लेते हैं। भाईजान का इशू क्या है, इंतजार यहाँ इशू क्या हुआ है? इशू ये हुआ है कि भाईजान गवर्नमेंट से फारग हुए, उन्हें क्या इंतजार करो पाए ना अगली बारी का। अब चाहिए ये था कि जैसे बाकी लोग इंतजार करते रहे अपनी अपनी बारी का, आप भी इंतजार करें, आप अपोजिशन करें, मजे से करें। इन्होंने कहा जी मैनू तुसी लाया क्यों है, तो मैनू तो वारी फौरी तौर पर होने ही दो, तुसी हुंदे कौन हो? की फटा बेसिकली, ना कोई इनकलाब का रौला है, ना कोई यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहानी है, ठीक हो गया। सिर्फ एक ही ये मामला है कि मेरी वारी। अच्छा, वैसे राहत साहब को इतनी मोहब्बत है ना, मैंने मरियम नवाज की बात की थी, लेकिन मरियम नवाज से राहत साहब इमरान खान की बात की है बगैर नाजिक किए। उसका प्रॉब्लम ने भी तो इमरान खान की बातें की, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो
इमरान खान को के खिलाफ बोल सकता है, मरियम के हक में नहीं बोल सकता। नहीं, उसका एक प्रॉब्लम मरियम के हक में वो नहीं, वो 2 जुमलों के बाद बात खत्म हो जाती है ना। अब आप सुने, ये जो अभी फरमा रहे हैं ना कि कारकर्दगी का मुकाबला कारकर्दगी से होना चाहिए, तो पहले क्वार्टर में पंजाब का जो खसारा है ना वो 160 अरब रुपए है। अच्छा। और केपीके ने पहले क्वार्टर में 110 अरब रुपए कमाया है। खसारा वो देख लो, पंजाब इतना बड़ा, केपीके छोटा, तो फिर तो उनको बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए थे, इनको बहुत पैसे मिलने चाहिए थे अगर यही फार्मूला हो। तो कारकर्दगी, आप कारकर्दगी का मुकाबला कर रहे हैं ना, ये थोड़ी कर रहे हैं कि जी जितना केपीके है उतना पंजाब निकाल लें। ठीक है, आप पहले क्वार्टर में अगर आपको खसारा 160 अरब रुपए आपका है और वो 110 अरब रुपए कमा लेते हैं, तो फिर तारीफ कर देना उनकी कि भाई मेरी बात होने दे। इसका अगर इजाजत है, यहाँ पे लगते हैं प्रोजेक्ट्स पे, वहां पे पड़े होते हैं, वहां लगते ही नहीं है। लैब ठीक हो गया। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ा कि लंबी बहस है कि जी प्रोजेक्ट या जो प्रोजेक्ट लगते हैं ना और उनमें जो किकबैक्स आते हैं उन पे भी कभी बात कीजिएगा। जिन प्रोजेक्ट्स के आप बात कर रहे हैं उनमें जो किकबैक्स आते उन पे भी कभी कीजिएगा। यहाँ पे जो है गुलाब का इत्र का वो छिड़काव हुआ था, बिल देख लें कितना था और बताएं कि कहाँ पे गुलाब का छिड़काव हुआ था। छोड़ दें बड़े प्रोजेक्ट देख लो। और दूसरी बात ये, मैं पहले ना पॉलिटिकल जरा चला जाऊं, फिर मैं आता हूं कारकर्दगी के ऊपर एक दफा, दूसरी दफा। एक मास्टरमाइंड जेल में बैठ के सब कुछ कर रहा है और वो उससे जेल नहीं काटी जा रही। ठीक है, 2 साल से वो जेल में, 2 साल से मुकाबला कर रहा है। ना वो लंदन भागा, ना वो सऊदी अरब भागा, ना उसने वो पैरी पड़ा, ना वो गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर छुप के जाके उसने लोगों के पैर पकड़े, ना उसने अलन अलान अपीलें की कि मुझे माफ करवा दो, ना उसने सऊदी अरब को कहा, ना उसने अमेरिका को कहा। ठीक है, वो तो अड़ा हुआ है, लड़ रहा है वो तो, ठीक है ना, मुकाबला कर रहा है आपका। उसे जेल काटने को तुम प्लास भेज दो जिन्हें वो काट देगा। बात यह है कि वो जेल काट रहा है और बड़े धड़ल्ले से। आज उसकी बहन ने कहा है कि वो फिट फाट है। कल 2 लोगों ने कहा जब हम गए तो वो वर्जिश करके आया था, पसीनों से वो हुआ था वर्जिश की वजह से। वो तो सिर्फ डिमांड की करता है कि मेरे डंबल का वजन बता दो। वो मुकाबला कर रहा है आपकी तरह, लंदन दुबई जद्दा नहीं भागा था, वो खड़ा हुआ इधर। और फिर मरियम ने भी तो जेल काटी है, बड़ी काटी है। मैं तो वो इस्त्री ढूंढ रहा हूँ जिससे कपड़े इस्त्री करती रही है ना। मैं तो वो, मुझे आज तक वो इस्त्री नहीं मिली। मैंने दुनिया के म्यूजियम में रखनी है कि दुनिया की अनोखी इस्त्री थी। एनीवे, मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा। अब आ जाए ये कारकर्दगी के ऊपर कि जी मुझे तो टूटा हुआ पंजाब मिला। हमने तो ये सुना था कि मोहसिन नकवी ने जितना काम 1.5-2 साल में किया उतना शहबाज शरीफ ने 10 साल में नहीं किया था। जितने प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी साहब ने कामयाब किए थे, हॉस्पिटल्स का ले लें, सड़कों का ले लें, ब्रिजेस का ले लें, ठीक है, कौन सी चीज थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने साबित नहीं किया कि वो स्पीडी नहीं ओवर स्पीडी है। आप कह रही है कि हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, और सब छोड़ दें, वो जो था बुजदार मुर्दार, ठीक है ना, उसके दौर में यहाँ लंगर खाने भी चल रहे थे, यहाँ पे आरजी पनागाहें भी थी, यहाँ पे सारा कुछ चल रहा था, हेल्थ कार्ड भी चल रहा था। वो ठीक है, मुर्दार गायब हो गया। ठीक है, और किसी दिन आप ना क्या ले, मैं कहूंगा वो सियासी मुर्दार है और क्या है। ठीक है, जिस शख्स ने अपने मोहसिन के खिलाफ इस तरह कर दिया जाके, मुझे तो डर ही है कि वो किसी दिन भी सुल्तानी गवाह बन के पेश हो जाएगा फराग होगी के साथ। सही है, दोनों चलते हुए आएंगे, ठीक है ना, होगा दुनिया में तू मेरे बच्चे मेरे नौनहाल गाते हुए आएंगे और आके सुल्तानी गवाह बन जाएंगे। ऐसे सियासी मुर्दारों को मुझे तो उनसे उनका नाम लेते हुए शर्म आती है। पसंद भी तो खान साहब की थी, ठीक है ना, प्लस पसंद तो मुझे जुल्फकार रात भी है, वो इससे क्या पसंद तो कोई भी आ सकता है बंदे को। क्या बात, ये तो कोई बात ना हुई कि जो अब तो जुल्फकार रात ने साबित करना है कि मेरी पसंद ठीक थी। ठीक है, मैंने मुझे तो पसंद आ गया ये, अच्छी से कर देंगे साबित, लेकिन उत्थे मुसीबत है ना। नहीं, वो ये तो कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती। अब आखिरी बात ये सुन ले, देखें मेरी बात सुन ले, ये जो मरियम साहब अभी फरमा रही थी ना कि जी जलाओ घिराओ की गाल देने वालों के मुंह को, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, यार यही तो इस पाकिस्तान का अलमी है कि जलाओ घिराओ की काल देने वालों को मुंह की खानी पड़ती है, और जो ये कहते हैं ना खाओ पियो तो नाच जाओ, वो इक़्तिदार में बैठ जाते। फर्क है, एक बंदा अपने मुतालबात के लिए सड़क पे खड़ा हो जाता है, एक बंदा कहता है खाओ पियो तो नसो लंदन न जाओ, दुबई न जाओ, ठीक है, रसीदें नहीं देनी, हमने नहीं बताना कि कहां से है, कभी कहना है कि जी हमारी तो लंदन क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं। अगले दिन साबित हो जाता, तुमको कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है ना।
आप ये करना शुरू कर दें। तो भाई बात ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि जलाओ घराओ, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ खुदा वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि करार वाकई सजा उनको मिलनी चाहिए जिन जिन अशखास ने। तो वजीर आजम इतने ओखे लफ्ज बोलते हैं, करार वाकई सजा, शबाना रोज मेहनत, और यहीं से एड़ी रगड़ेंगे तो पानी निकलेगा, ठीक है ना। और वो क्या नाम है, वो जो बहुत सारे शेर कहते हैं खुद ही इससे ये वो कहते रहो भाई, लोग भूखे मर रहे हैं। 1 मिनट अगर आप इजाजत दें, ये मैंने एक डाटा निकाला था। जी जी जी, ये देखें, आज चीनी है 180 रुपए किलो, ठीक है, ठीक है। वो उस बुरे शख्स के दौर में 100 रुपए थी। आज गंदम का आटा है 250 रुपए मेरे ख्याल 10 किलो, इमरान खान के दौर में 120 था। चिकन 350 था, अब 600 रुपए है, ठीक है। गाय का गोश्त 800 था, अब 1200-1400 रुपए पे है। अच्छा, पेट्रोल 160 था, अब 300 से ऊपर है। अच्छा, घी 450 था, अब 750 है। केड़ी तरक्की की थी यार। पेट्रोल 300 से ऊपर कहाँ चला गया? अब आ गया ना, अब कितने पे आ गया? 350 पे चले जाए, 270 260 पे कहीं आ रहा है। नहीं, आज 3 परसों फिर बढ़ गए। 3 रुपए बढ़े हैं, नहीं है ना, आपको नहीं पता। इसलिए दूसरी बात यह है कि यार कैसा है मकाना सब निजाम है। हाँ। कल आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, अगले दिन कहते हैं मुल्क में बहुत महंगाई कम हो गई है। और भाई कल ही तो तुमने पैसे बढ़ाए, और पेट्रोल का इफेक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। मैंने तो ये गिनवा दिया आपको कि 4 साल पहले क्या चीज कहां थी और अब कहां पे, और आप कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे आ गई महंगाई। और अब मैंने तो देखा झोंपड़ी के बाहर लोग भगड़े डाल रहे हैं कि यार पैसे हमारे पास आ गए, हमें समझ नहीं आ रही कहां खर्चे। राना साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए राहत साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या वाकई महंगाई नीचे आ चुकी है जिस तरह? साजी बोली देख, मैं ब्रेक काट लेना नहीं थे। पंजाब के अंदर एटलीस्ट, फेडरल को छोड़े, केपी के सिंध उनको छोड़े, पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज बात कर रही है, बता दिया मेरे भाई को। देखिए जी, मैं तो सच बोल रहा है, हमेशा ही आपको पता है सच ही बोलता हूँ। हाँ। और उसने कहा सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। देखिए, जो पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम है ना, मैं इसके बारे में हमेशा कहता हूँ, ये तो तनकीद बड़ी आसानी से की जा सकती है। कुछ पीटीआई को बुरा कहेंगे, कुछ नून लीग को कहेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी को कहेंगे। मैं समझता हूँ ये जो सिस्टम है ये अनगवर्नेबल हो गया। इस सिस्टम के तहत अगर कायदे-ए-आज़म को कब्र से निकालें और ला के प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर बिठा दें, वो 1 महीने के बाद कहेंगे मनोथे वापस छाड़ा। यानी ये गला सड़ा निज़ाम नहीं चल सकता। ये धक्का स्टार्ट निज़ाम है जो जितनी इंक्रोचमेंट इस पे हो चुकी है, ये महंगाई कोई मोजज़ा ही रोक सकता है, कोई बंदा नहीं रोक सकता। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मरियम की हुकूमत है या शहबाज शरीफ की हुकूमत है। मैं कहता हूं कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो सिस्टम है, मिसाल के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज का एक बड़ा प्राइड लिया जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज साहबा जो है ऊपर से ऊपर चली गई हैं। लेकिन मैं उन्होंने रिक्वेस्ट कल भी की थी, आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर जो जा रहे हो स्टॉक एक्सचेंज साहबा, तो ना लोगों ने भी ना लगे उत्ते जाओ, कल ही ना लगे जाओ, बहुत उत्ते चले जाओ। सो इस तरह ही फिर बातें होंगी। देखिए, जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं चलता, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रियल एस्टेट नहीं चलता, लोगों बेचारों को आम बंदे को रोजगार नहीं मिलेगा। देखें, यहाँ पे मार्शाल्लाह का दौर था, परवेज मुशर्रफ साहब, उसके दौर में लोग आम मजदूर से आप बात करते हैं कि यार परवेज मुशर्रफ का दौर कैसा था, वो कहते यार बड़ा अच्छा सी, क्योंकि सानू रोजगार मिलता सी। अब देखिए, आम आदमी का ये इशू नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, फलाना कौन है। दिन सानू भूखे से किसी ने पूछा था ना 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। ये आम आदमी का जो मसला बन गया है वो सिर्फ पेट भरना बन चुका है। यानी वो पेट ही नहीं भर रहा, वो बेचारा रो रहा है, पिट रहा है। और ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये सिंध में भी है, ये बलोचिस्तान में भी है, ये केपी के अंदर भी है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और उस वक्त तक ये चीजें बेहतर नहीं होगी। पॉइंट स्कोरिंग तो की जा सकती है, मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, राना साहब ने भी बातें कर दी। पुराने दौर में बुज़दार को पता नहीं कह दिया कि बड़ा अच्छा है, बड़ा विजनरी आदमी था बुज़दार। नहीं वो तो कि उसके दौर में ये लंगर खाने चल रहे थे, फलाना चल रहा था। वो एक रिमोट कंट्रोल टाइप एक बेचारा शख्स था, ना उसका कोई विजन था, ना उसको कोई पता था। पहली दफा उसने स्विमिंग पूल देखा तो उसमें नहाई जा रहा था, और उस बेचारे ने क्या करना था। देखिए, उस वक्त बाबू की बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल नहाता नहीं थे कि टेनिस खेलनी, उस वक्त भी बाबू कर रहे थे सारी
मजे अब भी बाबू कर रहे हैं। बाबू पॉलिसियां बनाते हैं जिसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। सच तो ये है। ठीक है। तो जब तक आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बाख्तियार नहीं होंगे, आवाम के लिए वो काम नहीं करेंगे, सिस्टम के अंदर एक मेजर रिफॉर्म्स आप लोग नहीं करेंगे, ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। अच्छा फिर बिल्कुल ठीक हो। आप मरियम साहिबा ने जो आज कहा कि जी वो जब ये कॉल दी है डी चौक की तो कोई बंदा ही नहीं निकला जी, ठीक है, तो 8 फरवरी को बंदे नहीं निकले थे। 8 फरवरी ने लोगों ने अपना जाके मैंडेट नहीं दे दिया था, तभी तो वो जीती हैं और वजीर आला पंजाब बनी है। 8 फरवरी को लोग निकले थे। मेरा ख्याल है वो पंजाब से ठीक है कह रही है शायद कि पंजाब से लोग नहीं गए उधर। वो तो जो मैं कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को जो पंजाब से लोग निकले थे, जब आपने उनको इलेक्शन की सहूलत छीन ली, उनसे निशान छीन लिया, उनके बंदे अगवा कर लिए, उनके पेपर छीन लिए, उनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए, उनको निशानों से दूर कर दिया, तो लोगों ने निकल के जवाब नहीं दिया, आपको बताया नहीं कि हम किसके साथ खड़े। हाँ वो अलहदा बात है कि आप मैंडेट को ना माने, आप वोट को इज्जत दो, एक नारे के तौर पे इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में आज जो भी है ना, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने वोट को कभी इज्जत नहीं दी, हमने कभी भी वोट को वो मुकाम ही नहीं दिया जो डिजर्व करता है, हमने अवाम को वो अहमियत ही नहीं दी जो वो डिजर्व करते हैं। वो ही वजह है कि आज हम जहां पे खड़े में ना, मैं एक छोटा सा आपको देता हूं। नाहिद सिकंदर मिर्जा की जो बेगम थी ना, एक दिन वो गाड़ी में कहीं जा रही थी तो उन्होंने देखा कि लोग ना कुछ खड़े हुए थे हजूम। उसने ड्राइवर से कहा ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा जी ये लोग मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुजाहरा कर रहे हैं, किस चीज का मुजाहरा? जी अपने मुतालबात के लिए। उन्होंने जाके हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने अपने शौहर को कहा, सिकंदर मिर्जा को, कि अब लोगों को हम मुजाहरे को भी इजाजत देंगे। यानी ये हाउ डेयर दे आर कि ये मुजाहरा भी करेंगे। आपने तो अवाम को कमी इनसे भी नीचे रखा हुआ है। फिजा जो विजडम के लोग होते हैं ना, जो विजडम वाले रूलर्स होते हैं, गांधी ने एक दफा कहा था, किसी ने पूछा कि जी अवाम को किस तरह कंट्रोल करके लेके चलना चाहिए, तो उनके 3 चीजें। पहली चीज तो यह है कि रोटी अवेलेबल होनी चाहिए आम लोगों के लिए। हाँ, नंबर 2 सिनेमा का टिकट। तीसरा उन्होंने कहा था बाईसाइकिल। उस वक्त बाईसाइकिल थी, आप मोटरसाइकिल, मोटर बाइक है उस लेवल पे। तो उन्होंने कहा ये 3 चीजों को शार्ट ना होने देना, तो लोग सब्र करके बैठे रहेंगे, लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। एंटरटेनमेंट में मिल गई, पेट में डालने को ये 3 चीजों को आम आदमी के लिए अवेलेबल रखना। अभी भी उतना ही महंगा होगा ना, पेट्रोल भी महंगा होगा और गैस भी आपको दस्तयाब नहीं होगी। बल्कि हमारे तो नायब वजीर आजम जो है सागदार ईरान में मौजूद है। आई विश कि वो ईरान में कोई उस पर भी बात करें कि हमारी पाइपलाइन पे कितना काम होगा, जाके वो मजहबी जो मजार वगैरह है वहां पर जाके अपनी हाजिरी तो दे रहे हैं, लेकिन जो काम आवाम के लिए करने वाला है आई विश वो भी करके आए। मुझे जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज अता तारड़ कह रहे थे कि पीटीआई की जमात जो है वो सिर्फ नौसरबाजों की है और फेक न्यूज पर मबनी है, वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसी पर डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की गई है, जिसमें अगर आपने कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा मवाद शेयर किया होगा जिसमें जो है कि वो खबर जाली होगी या फिर वो कोई प्रोपेगेंडे के तहत प्रोपेगेंडा, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा या दहशत फैलाने के लिए है, खौफ फैलाने के लिए, तो आप तैयार हो जाएं। आपको 10 साल कैद और 10 साल कैद के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। फिलहाल तो ये तजावीज रखी गई हैं। अता तारड़ की पहले गुफ्तगू सुनते हैं। ये अता तारड़ जो रेफर कर रहे हैं यही तो फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडा है जो कि पीटीआई वाले फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं कि एक वीडियो भी ले आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राहत साहब, वीडियोस तो पीटीआई के पास उनकी ऑफिशियल पेज पे बहुत ज्यादा है, ढेरों ढेर हैं। फिर तो उन्होंने जो डेड बॉडीज हैं उनकी भी वीडियोस लगा दी हैं, तो हुकूमत को क्या वो नजर नहीं आ रही? मेरा ख्याल है कि बड़ी देर से एहसास हुआ है तारड़ साहब को, और जब इंटरनेशनली एक प्रेशर आया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको टेकअप किया और ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने किया, तो फिर जाके उनको एहसास हुआ कि ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता था। लेकिन पहले जब वो कह रहे थे छटा मार देंगे, जब वो कह रहे थे कि रिट ऑफ द स्टेट कायम करेंगे, इसको उड़ा देंगे, कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मेरा ख्याल है वो सारे बयानात रिकॉर्ड के ऊपर है। और वो सारी, जिस तरह मैंने पहले एक दिन अर्ज किया था कि हज़रत अली करमुल्लाह ने फरमाया था कि अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं।
लेकिन अदायगी से पहले। जब आप अदा कर देते हैं तो फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अभी इसी फेक न्यूज को रोकने के लिए तो ये लेकर आ रहे हैं ना। अब ये नहीं, जो बातें ये कर चुके हैं इस हवाले से कि रेट ऑफ द स्टेट और वो सारी चीजें कहाँ लेके जाए, वापस तो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। जहां तक बात है कि पीका एक्ट है, उसके अंदर तरमीम है, ये पीटीआई ने इसको मॉडिफाई किया था तो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में आया, लेकिन उस वक्त फवाद चौधरी साहब बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थे और सीपीएनई और एपीएनएस के प्लेटफॉर्म से मुझे इत्तेफाक हुआ 2-4 दफा जाने का, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलने का। तो उस वक्त हम उनको रियलाइज करवाने की कोशिश करते थे कि इस तरह के लॉज जो बनते हैं अल्टीमेटली वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो आज आप बड़े सरगर्म हैं और बड़े जज्बाती हैं कि जी रेट ऑफ द स्टेट और फेक न्यूज और ये और वो, यही मीडिया आपको सर पे उठा के लाया था और इसी मीडिया को आप फिक्स करना चाह रहे हैं। तो ये देख लें, सोच लें, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही थी और आज ये सारी चीजें उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। और ये तारड़ साहब को मैं कहना चाहूंगा कि आज वो भी बड़े सरगर्म हैं और वो भी बड़े जज्बाती हैं कि इस पे पता नहीं 20 साल सजा दे देंगे, 70 साल दे देंगे। दे दे भाई, हम तो कोई ऐसी फेक न्यूज नहीं ना फैलाते हैं ना इसके कायल हैं। हम तो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का हिस्सा है जो थ्रू प्रॉपर चैनल सिस्टम के अंदर आए हैं। प्रिंट से हमने स्टार्ट किया है, राना साहब भी हैं, हम भी हैं। ये मुसीबत फिर ये है कि ये आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं, आप मुहतात रहिएगा, वक्त बदलते रहते हैं। भुट्टो साहब जिसका शिकार हुए थे वो भुट्टो साहब ने बनाई थी, वो लेजिस्लेशन उन्होंने की थी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। 1 मिनट लगता है, आंख झपकते चीजें बदल जाती हैं और उस वक्त आपकी वो पंजाबी कहते ने हत्था ना दिती है गंडा मुंह ना खोलनियां पैंदियां, फिर मुंह ना भी नहीं खोलदियां। सो ये सारी चीजें वो है जिसको सोचने की जरूरत है। और पाकिस्तानी रियासत के बारे में मैं हमेशा से कहता हूं कि रियासती अदारों ने कुछ फैसले किए हैं कि आने वाला जो पाकिस्तान है वो एक कंट्रोल्ड पाकिस्तान होगा। उस पर सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसमें कंट्रोल होगा और जो इंक्रोचमेंट मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज की तरफ से हुई है उन सारी को बारी बारी थोड़ा कैंडे में लाने की कोशिश की जाएगी। राना साहब, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना क्या इतना आसान है? और इंक्लूडेड पीएमएलएन जो कि ये सारा पेका एक्ट है या फिर ये साइबर क्राइम जो उस पर लेकर आ रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं, इनके भी तो अपने मीडिया हैंडलर्स बाहर बैठे हैं, ये सारे पेजेस और सब कुछ तो बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो वहां पे क्या जाके दुबई में जाके या लंदन में जाके लगाएंगे ये लॉ? सरकार ने तो मुझे डरा दिया है। क्यों? कि आने वाले वक्त में सब चीजें कंट्रोल्ड होंगी और मैं और आप नहीं होंगे, मीडिया कंट्रोल होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल होगा, डेमोक्रेसी कंट्रोल होगी, अदालतें कंट्रोल होंगी, पार्लियामेंट कंट्रोल होगी, पार्लियामेंटेरियन कंट्रोल होंगे। तो 3-4 चीजें तुसी अपने को पाई हैं, आपने कहा सब चीजें कंट्रोल होगी, बस वेट कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना, वो भी होना चाहिए, वो भी हो जाए। वो उनका नहीं होगा जो कौमी खजाने को ना खरबूजे की तरह खाते हैं, उनका वेट कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। उनका वेट कभी कंट्रोल नहीं हो सकता जो कौम के वसाइल को ना ऐसे समझते हैं कि जैसे ये उनके अब्बू का बाग है, तोड़ के खा लें, जो मर्जी कर लें हम, ठीक है ना। और ये जो अब ये जो 10 साल की कैद, और ये को पहली दफा कर रहे हो यार आप। दुनिया में जिस दिन सच का वजूद आया था ना उसी दिन सजा का वजूद आ गया था। और सजा देने वाला ये समझता था कि मैं सजा देके सच को कत्ल कर दूंगा। सच कत्ल नहीं होता। नवा, हवा, सबा, रिदा, जो सच के अलम है ना, उन्हें आप ऐसे नहीं काट सकते। आप 10 साल की कैद डरा रहे हैं, मैनू 10 साल कैद तो ज्यादा डरते वो गरीबा से लग रहे साफिया थे जेडे बेचारे जिन 10 लाख लोग जिन्होंने इकट्ठे कभी देखे भी नहीं होंगे। आप क्या क्या कहना चाह रहे कि आपकी मर्जी का जो होगा वो सच होगा, आपकी मर्जी की जो बात होगी वो खबर होगी, नहीं तो फेक होगी। आप जो मीडिया, मैं उसका हक में ही नहीं हूं जो फेक खबर फैलाता है, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूं। ऐसे गटर जर्नलिज्म पे मैं लानत भेजता हूं 100 दफा। ठीक है, 35-40 साल हो गए मेरी सहाफत को, अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे पे वो मुकदमा नहीं है डेफामेशन का, ठीक है ना। इतनी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप सच को कंप्रोमाइज कर देंगे कि हमारी मर्जी का सच बोलो, वरना हम तुम पे फेक खबर का इल्जाम लगा देंगे। राना साहब, आप जो इतना शिद्दत और शद्दोमत से बोल रहे हैं पेका एक्ट लाने वाले और उसमें तरामीम और सख्त चीजें तो फवाद चौधरी ने की थी पीटीआई के दौर में। मैं अपना फवाद चौधरी साहब का कोई तर्जुमान नहीं, तो नहीं, वैसे एक सुन ले, पीटीआई ने तो सबसे ज्यादा सख्त की थी। उस कानून की भी ब्यूटी क्या थी
कि फवाद चौधरी साहब ने जुल्फिकार राहत साहब समेत कुछ दर्जनों बार जो सहाफियों की बॉडीज थी ना उनसे मीटिंग की। हाँ। ऐसे नहीं किया कि उसने ऑर्डर लगाया ऑर्डिनेंस आ गया, वो तो इनसे मीटिंग की, ये बहस करते रहे, जाके उनसे लड़ते रहे, काफी दफा, ठीक है ना। और सीपीए नहीं, एपीएनएस, अब फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब, उन्होंने तो सबको इन्वॉल्व किया, जो एक जमहूरी तरीकाकार है। उन्होंने ये तो नहीं किया, ऐलान कर दिया कि जी अब हमने ऐलान कर दिया है, जेड़ा साड़ी मर्जी से खराब बोलेगा वो देते फेक न्यूज ला के अंदर कर देंगे। फवाद चौधरी तो नहीं किया ये। तो तारड़ साहब के पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, देखिए उनके पास 10 साल की भी अथॉरिटी है, छठा मारने की भी अथॉरिटी है, ठीक है ना। वो जो चाहे कर सकते हैं भाई, बादशाह है इस वक्त। लेकिन जो जुल्फिकार राहत का एक जुमला है ना, वो मैं उसे बाई करता हूं, ये वक्त कभी नहीं रुकता। ये ऐसे मैंने अपनी लाइफ में अब तकरीबन 3.5 मार्शाल्लाह देखे, मैंने बड़ी वो देखी हुई है। तो ये सारी चीजें जमहूरी है। अद्धा के मैं वो तो छोटा सा ना जदों या खांदा हाँ, नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल के अपने मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये तासुर ये देते हैं और ये खुद अपनी जो करतूतें उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस तरह के चीजें कर करके। अच्छा, नाम किसी नून लीग का बंदा अगर कोई फेक न्यूज दे दे या कोई गलत बात शेयर कर दे, कोई गलत तस्वीर रीट्वीट कर दे, उसको भी ये सजा होगी? नहीं, अब सुन लेना, वजीर आजम ने ट्वीट किया 50 रुपए कम हो रहा है पेट्रोल, सारी कौम खुश हो गई है। रात को वजीर खजाना ने कहा नहीं 50 रुपए नहीं 14 रुपए हो रहा है, कि पता 15 रुपए। तो उस फेक न्यूज पे किसी ने कोई बात की कि भाई आपने आप वजीर आजम है, आपने पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बना दिया, और फिर आपने उस पे वीपीएन पे पाबंदी लगाई है, तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? अच्छा, इसमें दो चीजें बढ़िया मॉडल। हाँ। एक तो फिजा, जब आप पाबंदी लगाते हैं ना इंफॉर्मेशन के ऊपर, फिर फेक न्यूज फैलती है, फिर अफवाहें काम करती हैं, पहली चीज, और इसके लिए बड़ा इसको समझना जरूरी है। फिर दूसरी चीज ये है कि जर्नलिज्म के अंदर कुछ स्काई लैब्स आ गए हैं, रातों रात पता नहीं कहां मुन्ने और मुन्नियां आ गई हैं, मुन्नियां आ गए हैं और बड़ी तादाद में आ गए हैं, और कहां से आके गिरे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना रियासतों को, सिर्फ रियासत पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया की रियासतों को और इक़्तिदार को, वो है एलन मस्क ने जो बात की है। उसने कहा है कि ये मिलियंस लोग जिनके हाथ में मोबाइल है, ये सारे के सारे लोग वो हैं जो आने वाले दौर के जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, जो वो देखेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे और बोलेंगे, और वो जो टिपिकल मीडिया का एक शक्ल थी वो चेंज हो जाएगी आने वाले वक्त में। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा इनकलाब है, हमारे हुक्मरानों को और दुनिया भर के हुक्मरानों को इस सच के साथ जिंदा रहने की आदत डालनी चाहिए। जो आदत डाल लेगा वो बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, जो इस इनकलाब को, तब्दीली को रोकने की कोशिश करेगा वो परेशान रहेगा। और यही नतीजा है कि ये 1990 की सहाफत लेके चल रहे हैं भाई, दुनिया 2025 में पहुंच चुकी है, लेकिन निकल आए बाहर। आपकी बात मीडिया एक साइंस बन गई है, लेकिन एक तरीके से इसको मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन लैब, जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉर का हमें सामना है, ISPR की जानिब से बार बार ये कहा जाता है, 3rd जनरेशन वॉर हमें फेस करनी पड़ी है। उसको कहीं पर तो कंट्रोल करना है ना, फिर कोई भी गवर्नमेंट करे तो उसको ये बैकलैश फेस करना पड़ेगा, बट एट द एंड इवेंचुअली कुछ चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ कवानीन को सख्त करना पड़ेगा। बट बात यह है कि उन कवानीन को फिर अपने पर्पस, अपने आप को फेस सेविंग के लिए वो यूज कर ले किसी और एंगल में, ओपोनेंट वालों को फंसाने के लिए फिर आप किसी और एंगल में यूज कर ले। ये बड़ी वैसे ज्यादती होगी अगर इस तरह की हरकतें करती है नून लीग या PTI या पीपल्स पार्टी, कोई भी करती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।